हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्रिक्शन, ये जो लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है, तो इसमें फ्रिक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। चाहे हो सकता है कि इसके भी ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी बेसिक ज़्यादा हमें, जैसे कि हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना। फिर भी फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, ये मतलब उसके टाइप्स कौन से हैं, फार्मूला, एक्सेलरेशन, वो सब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके। तो जैसे कोई एक बॉडी है, ओके, तो फ्रिक्शन कैसे एक्योर होता है, ऑकर होता है। तो जैसे कोई एक बॉडी है, कोई एक रफ सरफेस है और यहाँ पर एक कोई बॉडी है। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स जब भी दो बॉडीज एक दूसरे का कांटेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स से बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है। ओके, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस पे टेंजेंशियली जो भी फोर्स एक्ट हो जाता है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स होता है, और वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन, जैसे कि किसी एक बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और हमेशा कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर दो बॉडीज एक दूसरे को कांटेक्ट में है, तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो जाता है। तो हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन बॉडी का कहाँ है, ये हमें देखना है। जरूरी नहीं कि हर बार बॉडी आगे चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाए। बहुत सारे केसेस है कि बॉडी आगे चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे नहीं लग रहा है, तो आगे भी लग सकता है। ओके, तो ये कौन से केसेस है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ पर है, मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, और वो भी कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे हम यहाँ पर एक कोई बॉडी है और एक कोई रफ सरफेस है, तो उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर किसी बॉडी को रखते हैं, तो रखने के बाद जैसे कि अब फ्रिक्शन ऑकर क्यों होता है, तो इंटरलॉकिंग होती है सरफेस में, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, तो उसको इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए हमें कोई एक फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे हम धीरे से थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे, तो जरूरी नहीं कि हर बार ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर आ जाए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स वहां पर, सॉरी, अप्लाइड फोर्स, जैसे कि ये अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तो जरूरी नहीं कि अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद बॉडी मोशन में चली जाए। ओके, तब क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया है और वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। बॉडी तभी मूव करती है जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के फोर्स से ज्यादा होता है। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स देन बॉडी मूव्स, तो उस केस में बॉडी क्या करती है, मूव करती है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, कब तक, जब तक बॉडी मूव नहीं करती तब तक वो फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो जाता है। जैसे कि इस बॉडी को मूव करने के लिए हमें मान लेते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स इतना लगने वाला है, और हमने 2 न्यूटन ही फोर्स लगा दिया, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लग गया, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बॉडी मूव नहीं कर रही। तो बाद में क्या हो जाता है, 3 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन हो गया, 4 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन। अब एक लिमिट तक आ जाता है, उसको हम लिमिटिंग फोर्स भी बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि एफ अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, अभी तो स्टार्ट नहीं की, लेकिन उसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी मूव करना शुरू करती है, और इसके बाद बॉडी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। और इस बॉडी, तो फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो ये लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा अगर हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अगर अप्लाइड फोर्स हो जाता है, तब बॉडी क्या करती है, मूव करती है। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर हमने ये देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को अपोज करता है। ओके, जैसे बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज ही करता है क्या बॉडी को, क्या फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मूवमेंट को हेल्प करता है, यस। तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मूवमेंट को भी हेल्प करता है। जैसे अपोज तो करता ही है फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को। अब किसी एक बॉडी को, जैसे हमने उसको सरफेस है कोई, तो सरफेस पे फेंक बॉडी, एक पर्टिकुलर, जैसे कि बॉल को हमने फेंक दिया तो बॉल रोल करते करते जाएगा, और किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। वो क्यों रुकता है,
तो फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करता है, अपोज करता है। जो सरफेस पे लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स उसको अपोज करता है, तो धीरे 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 किसी एक पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगा, या फिर कोई भी बॉडी वहां पर जाके रुक जाएगी। लेकिन देखो जैसे हम चल रहे हैं, ओके, तो ये अगर वहां पर फ्रिक्शन फोर्स, हमारा जो फुट पैर है और वो जमीन ग्राउंड, दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम आगे, हमारी बॉडी मूव नहीं करती। जैसे पूरा स्मूथ सरफेस है, स्लिपरी सरफेस है, तो वहां पर हम जाके मतलब चल नहीं सकते आसानी से। तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मूवमेंट के लिए, इसका मतलब क्या है, मोशन के लिए भी हेल्प करता है। अपोज तो करता ही है लेकिन हेल्प भी करता है, वो याद रखना। अब जैसे कि ये तो हमने फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बोल दिया। अब कोई एक बॉल है, जैसे कोई एक गोला है इस तरह से, स्पेरिकुलर बॉडी है कोई एक इस तरह से। अब ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और आपको बोला जाए कि अब फ्रिक्शन फोर्स जो है उस बॉडी को किस डायरेक्शन में लगेगा। ज्यादातर बच्चों के मन में ये आ जाएगा कि चलो बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो ये गलत है। मैंने क्या बोला था कि इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ पर है, बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ पर है, और वो भी कौन सा पॉइंट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये है बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर जाएगा तभी तो बॉडी आगे चली जाएगी, बराबर है। तो इसको आगे जाना है तो इस पॉइंट को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये जो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये इसका इंटेंशन क्या है, बॉडी को पीछे जाना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, आगे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। समझ में आ रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आगे, मतलब मोशन के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है आपको, ओके। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे बॉडी को हम यहाँ पर स्लाइड करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, तो ये बॉडी का इंटेंशन कहाँ पर, यहाँ पर, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अब ये पॉइंट है, इसका इंटेंशन कहाँ पर है, यहाँ पर जाना। अगर बॉडी को आगे जाना है तो ये पॉइंट पीछे आना चाहिए ना, ऐसे जाके, बराबर है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। तो ये साइकिल वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये साइकिल पे कौन से टायर पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जब हम पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग करना छोड़ रहे हैं, तो इसके भी ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गई बात। अब ये जो फ्रिक्शन है, इसके तीन टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, ओके। कौन से फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और तीसरा जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जरूरी नहीं कि हर बार बॉडी का मूवमेंट हो जाए, ओके। जैसे हम एक दूसरे पे, एक सरफेस है, ग्राउंड है, उसके ऊपर अगर बॉडी रखते हैं, कोई एक बॉक्स रखते हैं, तो दोनों के बीच में जो भी वहां पर कांटेक्ट में फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा रहता है, फ्रिक्शन फोर्स रहता है, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है और उसके लिमिटिंग फोर्स तक वो चला जाता है, ओके। अब उसके बाद जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अगर हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाता है, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होता है, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स अब वर्किंग में आता है, तो वो होता है डायनेमिक, या फिर हम उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे बॉडी ये मूव कर रही है, मोशन में आ रही है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, ये वाला जो फ्रिक्शन है, जैसे बॉडी रोल करते हुए जा रही है, तो वहां पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा, ओके। अब सबसे ज्यादा जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स में, तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि हम ये इस तरह से बोल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन सो दैट इज एफ एस, काइनेटिक फ्रिक्शन सो दैट इज एफ के, और ये रोलिंग फ्रिक्शन दैट इज एफ आर। तो ये यहाँ पर एफ एस जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ आर। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ओके। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसके बाद एफ एस रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, ओके। ये भी याद रखना। अब ये जैसे कोई हम यहाँ पर ये बॉडी को लेते हैं, तो देखो यहाँ पर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर डायरेक्शन में एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हम देखते हैं एफ एस के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस,
इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसको कैसे रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो ये किसके बराबर रहेगा? तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो यहाँ पर म्यू एस क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। ओके, तो एफ एस दैट इज इक्वल टू म्यू एस। तो म्यू एस किसके बराबर हो गया? एफ एस डिवाइडेड बाय एन, और एन किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। ओके, तो ये म्यू एस दैट इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय एम जी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन किसके बराबर है? एम जी के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। तो ये एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर बन जाता है। ओके, उसको बोलते हैं म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय एम के। वैसे ही हम एफ के किसके बराबर? एन के बराबर। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। ओके, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के, सो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या बन गए यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो उसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और ये एन क्या है? एम जी। तो ये म्यू के किसके बराबर आ जाएगा? एफ के डिवाइडेड बाय एम जी, एक बन गया। अब तीसरा जो है, जैसे यहाँ पर रोलिंग वाला, तो रोलिंग में हम क्या लेंगे? एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर एन। अब यहाँ पर म्यू आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज दैट? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर एन किसके बराबर? एम जी के बराबर। तो ये म्यू आर दैट इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो हर एक के फार्मूले आप याद रखना। ओके, तो ये एक दो तीन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, या फिर हम उसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, डायनेमिक। ओके, और ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो ब्रीफ में उसके फार्मूले जो है वो फार्मूले बन रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे बॉडी एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन का भी एक कुछ फार्मूला बन जाता है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? एफ दैट इज इक्वल टू, जैसे बॉडी, अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है किसके बराबर है? जैसे हमने देखा कि म्यू एन के बराबर होता है। म्यू एन, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये स्टैटिक है, रोलिंग है, या फिर डायनेमिक, काइनेटिक, जो भी है वो। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? तो अलग अलग फार्मूले मैं बना रहा हूँ जिसका हमें यूज करना है। ओके, म्यू एम जी, तो ये एफ किसके बराबर है? अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू एम जी। तो एम एम कैंसल, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर? म्यू जे के बराबर। तो ये म्यू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय जी के बराबर। ये भी फार्मूला आपको याद रखना, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये तीन चार जो फार्मूले है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर तीनों का रिलेशन अगर देखा जाए, तो ये म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, सो दैट इज ग्रेटर देन म्यू आर। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, फिर उसके बाद काइनेटिक, फिर उसके बाद डायनेमिक। ओके, तो ये इस तरह से आ जाता है। तो ध्यान में रखना ये सारे फार्मूले। अब आगे चलकर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो जैसे एक्सेलरेशन जो है म्यू जी के बराबर आ रहा है। ओके, दूसरी बात, जैसे कि फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर जो फोर्स है, तो जैसे बॉडी मूव करेगी तो मोशन होने के बाद ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ अप्लाइड है और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये एफ माइनस एफ ये भी आ जाता है। अब ये एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट, एफ नेट की बात मैं यहाँ पर करूंगा। तो ये एफ नेट जो है एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। तो ये एफ के हो सकता है, एफ एस हो सकता है, एफ आर भी हो सकता है। ओके, जो फ्रिक्शन वाला, जो स्मॉल एफ से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और ये एफ नेट, इसको मैं बोलूंगा एफ नेट। ओके, कैपिटल। तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जैसे अप्लाइड फोर्स 10 है और फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 5। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 5। तो 5 न्यूटन से ही बॉडी क्या कर रही है? वहां पर मूव कर रही है। तो ये एफ नेट वाली बात रहती है। ये भी किस तरह से यूज करना है वो आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ बॉडी स्लीपिंग on a rough on a rough horizontal plane horizontal plane moves with moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of what is the coefficient of what is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? और ऑप्शन दे दिए आपको 0.4, सेकंड ऑप्शन है 0.2, थर्ड ऑप्शन है 0.3, फोर्थ ऑप्शन है 0.1। तो ये आसान है, जैसे अभी हमने कुछ फार्मूले देखे थे उस फार्मूले पे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है और ये F इज इक्वल टू म्यू एम जी भी रिलेशन है। तो एम ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? म्यू जी के बराबर। और आपको पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक वाला क्वेश्चन है, तो ये के लिखेंगे। ओके, तो म्यू के दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी। तो अब एक्सेलरेशन मतलब क्या है? ये यहाँ पर डिसलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, उसको हम एक्सेलरेशन या फिर डिसलरेशन बोल सकते हैं। मूव्स विद अ डिसलरेशन यहाँ पर 4 और जी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 0.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के किसके बराबर? 0.4 के बराबर। तो ये ऑप्शन। तो जैसे हमें कुछ कंसेप्ट जैसे हमने थोड़े से ले लिए थे, तो उसके ऊपर ही ज्यादातर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो वैसे हम क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.4 के बराबर। ओके, चलो अगला देखते हैं। अब इसके लिए हमारे पास ये कुछ फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए। ये इसके बराबर होता है म्यू के एन के बराबर। ओके, तो ये सब बातें, जैसे ये एफ के वाला है। ओके, एफ के दैट इज इक्वल टू म्यू के एम जी या फिर म्यू एन, हमने देखा था ना अभी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट। तो वही यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला ए बाई जी के बराबर हम लिख सकते हैं। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने क्या देखा था वहां पर? म्यू के जो है ये म्यू के किसके बराबर देखा था? तो एफ के डिवाइडेड बाय एम जी के बराबर। तो अब एफ के डिवाइडेड बाय एम जी अगर लगाओगे तो तुम्हारे पास मास भी नहीं है यहाँ पर, और दूसरी बात फोर्स भी नहीं है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला भी हमारे पास साइमल्टेनियसली था। ओके, अगर इस टाइप का डेटा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मास इसके ऐसे कुछ दे दिया डेटा,
तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो कौन सा कब यूज करना है ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। If mu is coefficient of if mu is coefficient of coefficient of friction friction between the tires and road between the tires and road, then the minimum stopping distance then the minimum stopping distance for a car of for a car of mass m moving with velocity v is with velocity v is। तो पहला ऑप्शन है म्यू वी जी, दूसरा ऑप्शन है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, थर्ड ऑप्शन है वी स्क्वेयर म्यू जी। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पूछा है, और चौथा ऑप्शन है म्यू वी डिवाइडेड बाय 2 जी। तो देखो इसका आंसर क्या आ सकता है। अब कोई बॉडी मूव कर रही है और डिस्टेंस के बारे में आपको पूछा है, तो काइनेमेटिक्स कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। देखो अब ये जो है मतलब फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट, आपको मोशन के भी कंसेप्ट वहां पर यूज करने पड़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन के भी और वर्क डन के भी, क्योंकि कभी कभी वर्क डन भी इसके ऊपर पूछा जाता है। तो सभी आपको आना चाहिए। वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ओके, अब म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स। ओके, अब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, म्यू जी के बराबर, और इसी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वहां पर बॉडी थोड़ी देर चलने के बाद वहां पर रुक रही है। ओके, तो देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ऑफ मास या मूविंग विद वेलोसिटी v इज, तो इसका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसे एक्सेलरेशन तो म्यू जी के बराबर है, तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एस, ऐसे लिखेंगे। अब ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो स्टॉप कर रहा है। ओके, तो ये स्टॉप कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस म्यू जी के बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है। तो यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वहां पर क्या हो रही है, डिसलरेट हो रही है, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो उसको। तो ये बॉडी यहाँ पर क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। ओके, और ये इनिशियल वेलोसिटी v मूव कर रहा है। ओके, अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, मूव्स विद वेलोसिटी v। तो ये u किसके बराबर है, v, और v फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर। u v के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वहां थोड़ी देर बाद जाके उसको रुकना पड़ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। और आपको दे दिया है कि मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो u किसके बराबर है, v के बराबर, तो ये 0 आ जाएगा। वी स्क्वेयर यू वी के बराबर माइनस 2 म्यू जी एस, आपको यस पूछा है। तो ये माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिखेंगे, ये माइनस को इधर लेंगे, तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 म्यू जी एस। तो यस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी के बराबर। तो यस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी मतलब बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। ओके,
तो आपको मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये यस क्या है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये इसके बराबर आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μ। तो ऐसे फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। A block is projected. A block is projected along a rough horizontal, along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction, if the coefficient of kinetic friction is 0.1, how far will it travel? Will it travel before coming to rest? Before coming to rest. तो ऑप्शन दे दिए 150 मीटर। तो सॉल्व करो आप खुद और मेरे रिजल्ट के साथ उसको टैली करो। ये ऑप्शन दे दिए और ये लास्ट वाला 50 मीटर। तो जैसे हमने अभी देखा था ना, इफ द कोएफिशिएंट, अभी जो जैसे फार्मूला बनाया था उस हिसाब से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ये किसके बराबर है, म्यू जी के बराबर। ओके, तो ये हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या है, v क्या है, 0 यहाँ पर, और u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे दिया है, और एक्सेलरेशन ये तो रिटार्डेशन वाला कंसेप्ट है, तो माइनस भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन है तभी तो वो स्टॉप होगी। ओके, तो ये 0 माइनस यू 10 है तो ये 100 आ जाएगा, -2। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे दिया है, अब ये किसके बराबर है, म्यू जी के बराबर, 0.1 इंटू 10 इंटू एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये -100 दैट इज इक्वल टू ये -2 इंटू ये 1, 10 इंटू 0.1 और इंटू एस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यस इज इक्वल टू 100/2, तो यस इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, 50 मीटर में जाने के बाद वो रुक जाएगी। बराबर है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। A body of mass 60 kg, a body of mass 60 kg is dragged with is dragged with is dragged with just enough force, just enough
force to start, force to start moving on a rough, moving on a rough surface with, rough surface with coefficient of, coefficient of static and kinetic friction, static and kinetic friction, kinetic friction, 0.5 and 0.4, 0.5 and 0.4 respectively. On applying the same force, on applying the same force, what is the acceleration? What is the acceleration? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0.98, 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 0.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है 5.292 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। बॉडी ऑफ मास m 60 kg is dragged with just enough force to start moving on a rough surface with a coefficient of static and kinetic friction। तो coefficient of static friction है 0.5, coefficient of kinetic friction है 0.4 और आपको acceleration पूछा है, what is the acceleration। अब यहाँ पर जो फोर्स वहां पर एक्ट हो रहा है, ओके, एक्सेलरेटिंग फोर्स भी बोल सकते हो उसको। तो ये जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ये किसके बराबर है? तो एक्सेलरेटिंग फोर्स किसके बराबर है? एफ एस माइनस एफ के बराबर, ओके, एक्सेलरेटिंग फोर्स। और यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एफ एस माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एफ। बस ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एफ यस, अब ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया और ये एफ यस है, और हम जानते हैं कि एफ यस दैट इज इक्वल टू म्यू यस एम जी के बराबर है। तो ये म्यू यस कितना दे दिया है? 0.5, मास कितना है इसका? 60 इंटू ये क्या है? जी 9.8। तो ये 9.8 के हिसाब से दिख रहे हैं, तो 9.8 लिखेंगे हम यहाँ पर। 10 भी लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो है एफ के, अब ये एफ के किसके बराबर आ जाएगा? म्यू के एम जी। तो ये म्यू के जो है, म्यू के क्या है यहाँ पर? 0.4 इंटू 60 इंटू 9.8। तो बस यहाँ पर हम लगाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एफ एस किसके बराबर है? 0.5 इंटू 60 इंटू 9.8 माइनस 0.4 इंटू 60 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 60। तो ये 60 इंटू 9.8, 60 इंटू 9.8 हम कॉमन निकाल सकते हैं, और ये कितना रहता है यहाँ पर? 0.5 माइनस 0.4, और ये आ जाएगा 60 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय ये नीचे मास जो है
फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो नीचे भी 60 आ जाएगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पर कितना आ सकता है, तो ये 0.1 इंटू 60 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 60 60 कैंसिल, 9.8 इंटू 0.1 अब किसके बराबर आता है, 9.8 इंटू 0.1, तो 0.98 के बराबर, तो ये 0.98 आ जाएगा, तो ये 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 0.1 ये कितने, 0.1 इंटू 9.8 इतना ही बच रहा है ना, तो 0.98 इंटू सॉरी 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास जो फार्मूले है इसका यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। If the coefficient of friction, if the coefficient of friction, coefficient of friction between the rod and the tires, between the rod and the tires is 0.2. Find the shortest distance. Find the shortest distance in which a car be, in which a car be stopped if it was traveling, if it was traveling with a velocity of, with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, और जी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उन्होंने दे दिया है, तो जी की वैल्यू हमें वही लेनी है। ऑप्शन ए है 100 मीटर, बी है 101 मीटर, बहुत ही क्लोज मामला, 102 मीटर, बहुत ही क्लोज, और ये 110 मीटर। तो ये फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच अ कार, तो ये फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 AS। ओके, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये दैट इज इक्वल टू म्यू के एन या फिर एम जी के बराबर, एक्सेलरेशन। यस, आपको पूछा है। ओके, तो ये इनिशियल वेला, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएंगी। ओके, इन विच कार बी स्टॉप्ड, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये माइनस यू स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना यहाँ पर दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू, म्यू के की वैल्यू तो दे दी है 0.2। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो कितना दे दिया है आपको, व्हाट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, तो ये म्यू, सॉरी यू है इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू,
तो ये 36,720 और ये 36, ये 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो -20 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -400 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस म्यू के कितना है 0.2 ओके इंटू 9.8 जी की वैल्यू ओके, और मास कितना दे दिया है। अच्छा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू म्यू जी, ये तो फार्मूला ही है ना हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी के बराबर, तो ये म्यू जी आ जाएगा। तो ये माइनस क्यों, तो ये बॉडी स्टॉप हो रही है ओके, एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर है और ये इंटू यस ओके। तो देखते हैं यहाँ पर -400 डिवाइडेड बाय -2 इंटू, ये इस तरह से लिखेंगे 0.2 इंटू 9.8, सो दैट इज इक्वल टू यस। तो यस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 9.8, कैलकुलेशन रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। तो आप भी कर लो रफ कैलकुलेशन। तो 2 इंटू 0.2 इंटू 9.8, तो ये 3.92 के बराबर आ जाएगा ओके। तो ये आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 3.92 ओके, नहीं आ रहा ना, यस 3.92, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब 400 डिवाइडेड बाय 3.92 कितना है देखते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 3.92, तो ये 102 के बराबर आ रहा है। तो आ रहा है क्या उतना आंसर, सभी कैलकुलेट करके देख लो एक बार। तो ये 102 मीटर, 102 मीटर के बराबर, तो ये सी ऑप्शन आ रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस आप यहाँ पर लगाओ, या फिर ये जो है माइनस साइन उस तरह से यहाँ पर भी लगा के फाइनल सॉल्व कर सकते हो। तो ये इतना इतना शॉर्टेज डिस्टेंस इन विच कार बी स्टॉप्ड, तो ये 102 मीटर जाने के बाद बॉडी जो भी कार है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, अगर उस फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में 0.2 के बराबर है। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ओके। तो फ्रिक्शन का जो लॉज ऑफ मोशन का एक कंसेप्ट था, अगर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ओके। बाय।